Namaskar and good morning. I am very honored and pleased to welcome today to Shakti Echoes from Bharat, Shri Sunil Ambekar ji from the Rashtriya Swayamsevak Sangh. He is the Media Communications Head, which is Akhil Bharatiya Prachar Pramukh, and he has headed ABVP, Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, for over 16 years. So we are really looking forward to the conversation. Welcome सुनील जी, नमस्कार और धन्यवाद शक्ति एकोज से जुड़ने के लिए। ये हमारी जो सीरीज है सुनील जी, ज्यादा से ज्यादा यूथ देखती है। जनरली फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम वोटर्स जो होते हैं, तो उनके लिए हम ज्यादा ये सीरीज बना रहे हैं, तो उस तरह क्वेश्चंस भी थोड़े बेसिक से रहेंगे, सो प्लीज टॉलरेट। तो पहले हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि आरएसएस क्या है, क्या काम करते हैं, कंट्री के लिए क्या काम करते हैं और उनका उद्देश्य क्या है। बहुत ही सिंपल है। मतलब संघ को कई लोग कॉम्प्लिकेट करते हैं, बट इट्स वेरी सिंपल कि जैसे आप अपने घर में अपने परिवार से, अपने माँ से प्यार करते हैं, वैसा ही आप उसका एक्सटेंशन करो और अपने समाज से, अपने देश से प्रेम करो और फिर उसी भाव से उसकी जो भी केयर है, जो भी ध्यान रखना है वो रखो, उसके लिए जो करना है उसके लिए तैयार रह जाओ। ये जो सिंपल सा लेसन है, सिंपल सा पार्ट है, इसी का अभ्यास संघ में होता है और नियमित रूप से होता है, क्योंकि कोई भी बात एक दिन में नहीं होती, तो नियमित रूप से उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अगर आपको अच्छा व्यक्ति बनना है, देश के लिए काम करना है, अच्छा नागरिक बनना है, तो उसका भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। वही संघ है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस हम रोज वो अपनी शाखा में प्रैक्टिस करते हैं और फिर कई सारे स्वयंसेवक अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। यही संघ है। बस ये अकेले करने से उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, इसलिए हम सब मिलके अगर करते हैं, जैसा हमारा देश चाहिए हमें, वैसे हम संगठन में करें और वो देश में रिप्लिकेट हो, यही भावना है जी। ऐसे माना जाता है और पॉपुलर परसेप्शन में भी है कि संघ बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी आइडियोलॉजिकल पेरेंट है। इसका मतलब क्या है? ऐसा है कि संघ तो स्वाधीनता के पहले शुरू हुआ और उसके मन में पहला उद्देश्य तो स्वाधीनता था, और जब स्वाधीनता मिल गई तो उसके बाद देश को और मजबूत बनाने का उद्देश्य था। तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति निर्माण के कार्य में संघ लगा रहा, लेकिन जो व्यक्ति निर्माण हुए वो तो जीवन के हर क्षेत्र में गए। कल्पना भी यही थी कि वो वहां जाकर जो आवश्यक सेवा है, आवश्यक परिवर्तन है, उसके लिए सक्रिय हो जाए। तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग राजनीति में भी गए और राजनीति में भी उन्होंने राजनीतिक तौर पर इस कार्य को आरंभ किया। तो निश्चित रूप से संघ का आइडियोलॉजी मतलब क्या है कि अपना देश एक महान देश था, उसे महान देश बनाना है आने वाले समय में और उसके लिए कार्य करना है। तो जो भी आपके हाथ में शक्तियां हैं उसका सदुपयोग करना, ये संघ का विचार है जी। तो उसी विचार से बहुत सारे लोग बीजेपी में भी काम करते हैं और हम चाहते हैं कि स्वाभाविक रूप से वो देश की सेवा अच्छे तरीके से करें और स्वयं व्यक्ति के रूप में एक अच्छा चरित्र रखें। ये दो ही अपेक्षा है जी। ये आपने बहुत सही बात की है सुनील जी। मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जो ना तो संघ से कभी एसोसिएटेड था, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड था, और नजदीक का नहीं, दूर दूर के मेरे सोशल सर्कल में भी कोई भी एसोसिएटेड नहीं। मैं पहली जनरेशन हूँ जो संघ के संपर्क में आई हूँ और बाहर, देश के बाहर रही हूँ काफी साल और फिर वापस लौट के आई हूँ। और मेरा परसेप्शन ये है कि संघ एक बहुत ज्यादा टॉलरेंट, प्रोटेक्टिव और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन सकता है, स्पेशली यूथ के लिए। लेकिन जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है और उनका इकोसिस्टम है आज की तारीख में, वो संघ को इस लाइट से दिखाते हैं कि संघ एक हेट फिल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, हेट फिल्ड काम करते हैं, सोसाइटी में हेट स्प्रेड करते हैं और रोज संघ को कोई ना कोई उनमें से कुछ बुरा भला बोल के चला जाता है। मैंने ये भी देखा है कि
संघ रिस्पॉन्ड भी नहीं करता है, और क्यों, मतलब क्यों आप रिस्पॉन्ड नहीं? मैं जानती हूं कि संघ इज नॉट अ हेट फिल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते? और अगर करना है तो क्या कहेंगे जो इतना बड़ा सेक्शन है सोसाइटी में जो इस तरीके का मैसेज फैलाते, और कि संघी को उन्होंने बैड वर्ड बना दिया है, तो उनको आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि संघ तो मतलब 143 करोड़ लोग जो आज की जनसंख्या है अपने देश की, उन सबको अपना मानता है, और संघ का काम का तरीका जो है वो प्रेम से सबको जोड़ने का है। और संघ, पहली बात यह है कि बहुत सारे लोग जो टिप्पणी करते हैं वो सत्ता के दृष्टिकोण से सब चीजें बोलते, देखते हैं या कैलकुलेट करते हैं, और 5 साल का हिसाब उनका बहुत ज्यादा चलता है। हम लोगों का हिसाब मतलब शताब्दी का है, तो इसी कारण से बहुत सारा अंतर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि संघ जो है वो स्वाभाविक रूप से इस तरीके से काम करना प्रारंभ किया, तो संघ के लिए कोई भेद नहीं है, संघ सबके पास जा रहा है और संघ सबको अपना मानता है, तो संघ की सतत प्रक्रिया है। इसलिए कई बार हम लोग रिस्पांस नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऊपर से वो बोल रहे हैं, जब हम व्यक्तिगत मिलते हैं उनमें से कई लोग बोलते हैं कि अरे क्या करें, बोलना पड़ता है, हमें पता है आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये हमें व्यक्तिगत रूप में बोलने वालों को भी, बहुत बड़ा बड़ा बोलने वालों से भी व्यक्तिगत रूप में मिलने पर यही बात हमें समझ में आती है। तो हम जानते हैं उनका खोखलापन जो है उनकी बात का, इसीलिए कई बार हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, ये बात सच है। लेकिन सच ये है कि क्यों ऐसा हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि ये एक हमारी कॉलोनियल या उसके पहले की जो विदेशी ताकतें थी और आज भी उसके जो तंत्र है उसकी लीगेसी के कारण ये बात हो रही है। ये कई लोग हैं अपने देश में, कौन कौन अगर देते, अगर मैं लिस्ट करूं कि जो लोग संघ के बारे में बोलते हैं, कुछ लोग हैं कि जो देश में राजनीति ऐसी करना चाहते हैं, जाति के नाम पर लोगों को फिक्स करके राजनीति करना चाहते हैं, या देश में जो भी अपने प्लान्स है उनके, उसके लिए वो डिवाइड करना चाहते हैं। संघ बोलता है हिंदू सारा एक। अब जब संघ जोर से हिंदू सारा एक बोलता है और धीरे धीरे संघ हिंदू सारा एक कर भी रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनके जो शॉर्ट टर्म प्लान्स है वो फेल होते हैं, उसके कारण वो करते हैं। फिर कई लोग सोचते हैं कि हम पैसा देंगे, लालच देंगे, यहां लोगों का मत परिवर्तन, धर्म परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन क्या होता है, संघ तो हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, उसकी अच्छाइयां क्या है इसको उजागर करता है, तो उसके कारण वो बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। जिस राम मंदिर को लोग कम्युनल कह रहे थे, अब वो भगवान राम के प्रति श्रद्धा का भाव से ये बात उठी थी, ये बात धीरे धीरे सबको समझ में आ गई। तो फिर वो जो सारे तंत्र है वो तंत्र मतलब विफल होते हैं, तो वो बोलते हैं। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि जंगल में हम लोगों को, जनजाति लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को हम भड़का कर उनके हाथ में शस्त्र देकर इस देश की जो लोकतंत्र है या हमारे देश की जो स्वाधीनता है उसको नष्ट कर देंगे, जैसे उन्होंने दुनिया के कम्युनिस्ट के नाम पर दुनिया के कई देशों में किया। लेकिन उनके रास्ते में फिर संघ आ जाता है, क्योंकि संघ के कई सारे सेवा काम चलते हैं जनजाति क्षेत्र में, और हम सब प्रकृति पूजक है, यहाँ कोई बाहर से नहीं आया है, ये सारे यहीं के लोग हैं, हम सब एक ही, हमारा सबका डीएनए एक है, ये बात संघ बोलता है। ये बात साइंटिफिकली प्रूव होती है, हिस्टोरिकली प्रूव होती है, आर्कियोलॉजिकली प्रूव होती है, राखी गढ़ी जैसे प्रोजेक्ट से प्रूव होती है साइंटिफिकली। तो फिर ये सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। कुछ लोग हैं कि जो बिना मेहनत की राजनीति करना चाहते हैं जी, लेकिन संघ तो ग्राउंड वर्क करता है, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में, हर शाखा, हर जगह, हर घर तक जाता है। संघ के कई अभियान है जिसमें घर तक जाते हैं जी। तो ये सारे अभियानों में फिर जो झूठ बड़े माइक लगाकर जो फैलाते हैं, वो संघ के घर घर जाने के बाद वो कितने भी जोर से चिल्लाए, वो सत्य बाहर आ जाता है, तो उसके कारण उनको भी कष्ट होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों को लगा कि 47 में हमने ऐसी राजनीति की कि देश का विभाजन हो गया, अब वो लोग भी चाहते कि हम ऐसा ही कुछ कर देंगे, लेकिन सारा हिंदू संगठित होता है, वो 140 करोड़ लोगों को अपना मानता है, लेकिन जो लोग देश के खिलाफ है, जो आतंक फैलाते, उनके सामने खड़ा हो जाता है। तो उस कारण से उनके भी प्लान्स अभी तक सफल नहीं हो पाए। जिन्होंने विभाजन पहले किया वही विभाजन हो गया, उनका ही विभाजन हो गया।
तो और दुनिया में भी पूरे आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो रही है। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो ऐसे सारी जो शक्तियां हैं जो देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, हमारे देश का जो उज्जवल भविष्य है जी, कि दुनिया में भारत आज एकदम आगे बढ़ रहा है जी, तो जो लोग तो जो संघ जो है वो उसके साथ है। संघ देश के चांद पर पहुंचने के साथ है, संघ देश की न्यूक्लियर पावर के साथ है, बहुत सारी चीजें ऐसी। जी, जी। तो जो लोग इन बातों को विरोध करते हैं या उसके आधार पर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एग्जैक्टली, उनके प्लान्स मतलब नहीं चल पा रहे और धीरे धीरे वो क्या बोलते मतलब वो कमजोर होते जा रहे हैं। दे आर वीकनिंग, दे आर वीकनिंग। और जो फ्रैगमेंटेशन करना चाहते हैं वो खुद ही फ्रैगमेंट में बट रहे हैं, उनके ही टुकड़े हो रहे हैं। करेक्ट। तो इसी कारण से ज्यादातर लोग विरोध करते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं और हमारा रिस्पांस है, बट नॉट बाय वर्ड्स बट बाय आवर एक्शंस। करेक्ट। सो हियर इज वेयर आई सी द आयरनी, एंड एक्शन इज अवर सेवा। यस, ऑफ कोर्स। यहाँ एग्जैक्टली यहाँ पे जो आयरनी है वो दिखती है कि जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन और उनकी जो संस्थाएं या इकोसिस्टम है आज, उन्होंने कितना कास्ट के नाम पे वायलेंस, रिलीजन के नाम पे वायलेंस, तुष्टीकरण के नाम पे कितना अभी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है उनका वायलेंस का, लेकिन वो फिंगर कहां पॉइंट करते, आप लोग वायलेंट हो, हम लोग मोहब्बत की दुकान, विच इज नॉट ट्रू। Despite of indulging in decades of violence, today they get up and say हम मोहब्बत करते हैं, and these are the people who point fingers. So this is the war of the narratives, isn't it? हाँ, ऐसा है कि अपने देश में एक मतलब और पूरे दुनिया से एक इकोसिस्टम लगातार ऐसी सारी चीजें करने के प्रयास चले। भारत में नहीं, दुनिया भर में भी चले हैं ये प्रयास और दुनिया भर से चल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भारत का जो युवा है वो अब धीरे धीरे इन सब बातों को समझ रहा है। हम स्वाधीनता के 75 वर्ष हो गए, हमारा देश का युवा अब दुनिया भर में जाता है, आता है, वहां रहता है, तो वो अब किसी के कहने से नहीं चलता, वो अपनी आंखों से देखता है, वो आपस में जुड़े हुए हैं। कोई बात उसको पता करनी है तो अपने मित्रों से तुरंत मंगवाता है, वीडियो जानकारी मंगवाता है और वो अपने आप में खुद सेटिस्फाई हो जाता है। करेक्ट। तो इसीलिए अब इस युवा को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दे हैव द वेल नॉलेज है उनके पास, वो नई बात टेक्नोलॉजी को समझते हैं, भारत के लिए क्या अच्छा है उसको समझते हैं। थोड़े बहुत समय के लिए वो इधर उधर हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली दे सेट द राइट गोल और वो सही तरीके से चलते हैं। मुझे लगता है वही भारत का भविष्य है और वो सही दिशा में जा रहे हैं। और मुझे तो और संघ को तो पूरा विश्वास है युवाओं पर। हम अब युवाओं की बात करते हैं। सुनील जी, आपने युवाओं से एज 16 इयर्स एज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हेड के रूप में, और उसके पहले भी आपने सालों साल युवाओं से बहुत इंटरैक्ट किया है। इंडियन ओरिजिन युवा जो भारत के बाहर भी है और जो भारत में भी रहते हैं उनसे भी आप रेगुलरली, जो भारत में फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके साथ भी तो आपके पास बहुत ये सारे पर्सपेक्टिव्स है। तो हम युवाओं की जरा बात करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन, पॉलिटिक्स में जाने के लिए आइडियोलॉजी कितनी जरूरी है? क्या आइडियोलॉजी जरूरी है या अपॉर्चुनिस्टिक लोग पहुंच जाते हैं टॉप पे? कौन पहुंचते कौन नहीं पहुंचते वो तो आपके विश्लेषण का विषय है, लेकिन कौन पहुंचना चाहिए इसको मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि निश्चित रूप से देश में, हमारे देश में भगवान राम से मतलब परंपरा है कि राजनीति उसको करना चाहिए जो राम जैसे अपने राम राज्य चलाना चाहता है और जो देश प्रजा को एक अपने भगवान की तरह मानता है, उसकी सेवा में स्वयं को रत करता है, मतलब उसकी सेवा में ही लग जाता है। तो ऐसा आज के समय में उसको अगर हमें देखना है तो ऐसा व्यक्ति राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति खुद अपने बातों पर उसका कंट्रोल न हो वो तो समय के साथ स्वार्थ ही उसका ऊपर आ जाएगा। इसलिए ये एक साधना का विषय है कि आपको अपनी बातों को, स्वयं की जो निजी बातें उस पर नियंत्रण रखे हुए समाज की सेवा में आगे आना, तो आप लंबे समय तक कर सकते हैं। और इसीलिए किसी ऐसे प्रैक्टिस से जुड़ना आवश्यक है जी, ताकि आप अपने को उस वैसा बना सके। मेकिंग ऑफ योर पर्सनैलिटी, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस।
अदरवाइज यू कांट डिलीवर द थिंग्स। यस सो फॉर दैट यू टू, जैसे कोई भी चीज बनानी है आपको तो उसके लिए बनाना पड़ेगा ना। यस, सो द मैन मेकिंग इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट। द डेप्थ इन योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर विल कम विद दैट। एंड जैसे दूसरी बात यह है कि आपको अगर लोगों की सेवा करनी है तो दो काम है राजनीति में। एक, आप देश दुनिया की दुनियादारी समझे ठीक तरीके से कि मेरे प्रजा के हित में क्या है। तो उसके लिए आपका वो नॉलेज, आपकी भारत के बारे में कंसेप्ट, भारत के बारे में वो कंसेप्ट जिससे आपके मन में स्वाभिमान हो जी, और उसके लिए वो ऐसा अटैचमेंट हो आपका देश के साथ कि आप उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जी, और अपनी जनता के साथ उसकी आत्मीयता। तो आत्मीयता भी बनती है जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, तब बनती है। बिल्कुल। तो मैं युवाओं से यही कहूंगा कि वो जाएं, पूरा देश घूमें, बस्तियों में जाएं, जनजाति क्षेत्र में जाएं, पहाड़ों में जाएं, लोगों से मिलें और अपने खुद एक्सपीरियंस लें, खुद अपना नॉलेज बढ़ाएं। और फिर वो ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं, हमारे स्वाधीनता आंदोलन में हम देख सकते हैं बहुत सारे लोग कि जो बहुत हर तरह के ज्ञान को भी जानते थे, फिर भी उन्होंने अपना पूरा ज्ञान, अपनी सारी जितना भी उनके पास था वो सब देश के लिए समर्पित कर दिया। तो वो जो भाव था, उस भाव की केवल स्वाधीनता के संघर्ष में जरूरत नहीं थी, ऐसा नहीं है, वो आज देश को बनाने के लिए भी जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए डॉक्टर एडगेवार जी कहते थे कि देश के लिए जीना सीखो। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे लोगों के लिए हमेशा जगह खाली है जीवन के हर क्षेत्र में, राजनीति में भी। जी जी। हम यूथ के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल का जो यूथ है डिजिटल माध्यम से बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंट बन चुका है, को डिपेंडेंट बन चुका है। ऑल्सो जो टफ हो गई है लाइफ, क्लासेस होते हैं या वर्क लाइफ बैलेंस होता है उनके लिए, शायद सबके लिए शाखा जाना पॉसिबल ना हो, यहां रहते हुए भी या अब्रॉड रहते हैं या जो भी, लेकिन फिर भी संघ के विचारधारा से अग्री करते हैं, संघ के साथ जुड़ना है, संघ के साथ रह के मिलकर आगे देश के लिए काम करना। तो ऐसे यूथ कैसे संघ से जुड़ सकते हैं? वो संघ के कार्य से जुड़ सकते हैं, संघ के लोगों से जुड़ सकते हैं, संघ के विचार से जुड़ सकते हैं, किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। और संघ की शाखा भी फ्लेक्सिबल है, मतलब संघ के शाखा के टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल है, किसी भी समय शाखा लग सकती है। आप जहां रहते हैं वहीं शाखा होती है। आप जो लोगों के लिए बहुत कठिन होता है वो साप्ताहिक में आते हैं, वो मासिक में भी आते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन को इस तरह से बनाते कि वो रोज कर सके। तो ये बहुत सारे युवक कर रहे हैं, लाखों युवक है ऐसे जो इस तरीके से अपनी लाइफ को बना रहे हैं। और ये एक माध्यम है, समझो संघ के विचार से बहुत सारे संगठन चलते हैं, उससे भी लोग कर सकते हैं। और भी समाज में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे काम के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये किसी भी तरीके से वो आ जाए, लेकिन संघ शाखा का जो उद्देश्य है कि एक अच्छा व्यक्ति का निर्माण हो, जो स्वयं का अपना अच्छा चरित्र बनाए, अनुशासन बनाए, सेवा का भाव बनाए, साथ में काम यानी संघ भावना बनाए। तो 3 शब्द है संघ में। एक, राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए, पहला मुद्दा राष्ट्र की। दूसरी, स्वयंसेवक का स्वभाव होना चाहिए, मतलब स्वयं होकर कार्य करने का, जहां भी कमी हो आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए उपस्थित होना चाहिए। स्वयं मुझे बुलाया कि नहीं बुलाया नहीं। और तीसरा है संघ। तो संघ भावना होनी चाहिए, क्योंकि मैं अकेला ही नहीं चल सकता ना, ये पूरा राष्ट्र मेरा है, तो हमें साथ में चलना है। तो साथ में चलने के लिए जो स्वभाव चाहिए वो चाहिए। तो ये आप कहीं से भी बना लो तो आप संघ ही है। ओके, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी मान लो एक यूथ है से मेलबर्न में कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको संघ के साथ काम करना है, क्या वो आपको इंस्टाग्राम पे संघ को मैसेज करके ऐसे बताए कि मुझे संघ से जुड़ना है, तो संघ उसको रिस्पॉन्ड करेगा? हाँ, हमारे संघ के वेबसाइट पर ज्वाइन आरएसएस नाम का एक ऑप्शन दिया हुआ है। ओके। इस पे सालाना लगभग 1.25 लाख लोग, यानी रोज 3-4 हजार लोग, और उसमें बहुत सारा जो सेक्शन है वो इस एज में भी है कि जो 18 और प्लस माइनस मतलब एज के भी लोग हैं। तो वो लोग भी, और 40 के आसपास आ गए, अपने बिजनेस प्रोफेशन में सेटल हो गए ऐसे लोग। ऐसे बहुत सारे लोग उसमें मतलब संपर्क करते हैं
और हमारे अपनी एक व्यवस्था बनाई है कि हम उनको ऑप्शंस देते हैं क्या काम कर सकते हैं, उनको कुछ रेगुलर बुलेटिन भेजते हैं, फिर लोकल व्यक्ति उनको कांटेक्ट देते हैं, वो संपर्क करता है। और संघ का काम तो मैन टू मैन है, पर्सन टू पर्सन है, तो कोई ना कोई उनको जो हमारे नेटवर्क में वहां उनके नियरेस्ट पर्सन होगा। वेरी नाइस, तो कम्युनिटी बिल्ड हो जाता है, कम्युनिटी बिल्ड। वेरी नाइस, थैंक यू। अब वील मूव ऑन टू अ नेक्स्ट टॉपिक। अब जो विचारधारा रही है संघ की, माना जाता है लॉन्ग टर्म जो देश के लिए गोल्स रहे हैं संघ के, कि राम मंदिर का निर्माण हो या धारा 370 हटाई जाए या फिर यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो, जो अब उत्तराखंड में हुआ है और लग रहा है और स्टेट्स में और इवेंचुअली देश में होगा सून इन द नियर फ्यूचर। ये जो संघ के जो लॉन्ग टर्म गोल्स माने जाते थे, अब तो वो पूरे होने आए हैं। तो क्या संघ ने नए लॉन्ग टर्म गोल्स सेट किए हैं देश के लिए? नहीं, ये तो लॉन्ग टर्म नहीं है, शॉर्ट टर्म गोल्स है। ये तो ऐसा है, देखिए संघ का लॉन्ग टर्म गोल तो यही है कि जो अपना ये राष्ट्र है, इस राष्ट्र में जो स्वतः राष्ट्र भी किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, किसी संगठन पर या समाज का कोई भी व्यक्ति की देशभक्ति या अपनी समाज की व्यवस्था किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो समाज में हर विषय के लिए अपनी स्वतः व्यवस्था विकसित होनी चाहिए, यानी जिसको आजकल हम की भाषा में बोलते हैं ऑटो मोड पे जाना चाहिए। तो अभी ऑटो मोड पे नहीं है, इसलिए संघ को कई विषयों में जाना पड़ रहा है। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म उद्देश्य है कि जैसे हजारों वर्ष हमारी हिंदू सोसाइटी, ये राष्ट्र ऑटो मोड पे चल रहा था और इसीलिए हजारों वर्ष तक हम अपने आप अपने प्रश्नों को संभालते थे, सॉल्व करते थे, हम प्रगत होते थे, हम इवॉल्व हो रहे थे, हम दुनिया में प्रॉस्पर हो रहे थे। तो ये जो हमारा ऑटो मोड पे हम थे, वो ऑटो मोड हमारा पिछले 600-700-800 वर्षों में डिस्टर्ब हो गया। बहुत सारी व्यवस्थाएं टूट गई, तो हम लोग ऑटो मोड पे नहीं है। कहीं कोई नेता पर डिपेंड है, कहीं किसी संस्था पर डिपेंड है, कोई किसी पर डिपेंड है। तो हम लोग संघ यही प्रयास कर रहा है लॉन्ग टर्म में कि समाज, पूरा सोसाइटी ऑटो मोड पे पूरा राष्ट्र चल पड़े। ये लॉन्ग टर्म गोल है। बीच बीच में उसमें जाने में जितनी भी बाधाएं आती है, उस बाधाओं के लिए ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स में संघ एंगेज होता है। अगर जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और वहां के लोगों को भी संविधान के अधिकार मिलने चाहिए, और नहीं मिल रहे थे, तो हम लोगों ने उसके लिए निश्चित रूप से आगे आए। भगवान राम हमारे देश की अस्मिता है, परिचय है, और उसमें बाधा आ रही थी तो हम वहां उपस्थित हुए। तो वैसे ही देश के कई लोग हैं कि हम अगर हमारा राष्ट्र एक है, हम एक समान नागरिक है, तो हमारे कानून एक जैसे होने चाहिए। बाकी धार्मिक दृष्टि से तो हमारे हिंदू पद्धति के अनुसार, जीवन के अनुसार आप बहुत सारी विविधता है उसमें, आप हर तरीके से अपने धार्मिक रीति रिवाज मना सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन सिविल लेवल पर हमारे जो कानून है वो समान होने चाहिए। बिल्कुल। तो वो नहीं हो रहे थे। सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलरिज्म के नाम पर बहुत सारी बातें इधर उधर हो रही थी, इसलिए संघ ने उसमें लिया है। और भी आगे कोई ऐसी बाधाएं आएगी तो शॉर्ट टर्म गोल संघ लेगा, बाकी लॉन्ग टर्म गोल संघ का चल रहा है। जी, नो एब्सोल्युटली। मतलब लोग ये भी परसीव करते हैं कि अखंड भारत बनाने का ये एक सपना है, संघ का नहीं, सिर्फ संघ के बाहर के भी बहुत लोगों का ये सपना जैसा ही है। विशफुल थिंकिंग कह दो या रियलिस्टिक कह दो। पर्सनली मेरा मानना इस विषय में ये है कि जो हमारी संस्कृति और हिस्ट्री रही है, रामायण जैसी आप गाथा हिस्ट्री देख लीजिए, जहां जहां इन विच एवर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वो टेल की कुछ चिन्ह है, वो भारतवर्ष है। आप सती शक्ति उपासना है तो वो देख लीजिए, जब सती के देह को सुदर्शन चक्र से तोड़ा था, तो जहां जहां उनकी पार्ट्स गिरे हैं वो आज शक्तिपीठ है। वो काफी उसमें से जो इंडिया, जो आज भारत है, उसके बाहर है, तो वो पूरा भारतवर्ष ही है ना, लैंड। तो आई अग्री कि मैं भी ये सोचती हूं कि इवेंचुअली वो डीएनए, वो हम सब एक ही है, और इवेंचुअली शायद लॉन्ग टर्म में शायद फिर से आ भी जाए, क्या पता फ्यूचर के बारे में। कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स जो भले अब तक संघ ने सेट ना किए हो, लेकिन कुछ आपके विचार में आते हैं कुछ अब तक कि इज इट नॉट टू अर्ली टू से? नहीं, आपने जैसे उदाहरण के तौर पर अखंड भारत के बारे में कहा, तो ये एक सांस्कृतिक कल्पना है। पहले भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर समय समय पर बहुत अलग अलग रहे अपने देश में।
मतलब राज्यम, स्वराज्यम, पारमेष्टियम, महाराज्यम, आधिपत्यमयम, बहुत सारे अलग अलग हम जो मंत्र पुष्पांजलि में बोलते हैं, बहुत सारे प्रकार के 16 प्रकार के गणराज्य, बहुत प्रकार के राज्य रहे। तो राज्य तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं, हमें फिक्स होने की जरूरत नहीं है। बट हमारी जो संस्कृति है उससे हम लोग एक थे। मतलब क्या है, हम ये मानते थे कि वे सब में भगवान है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, और इसलिए हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति मानते हैं। पुरुष और महिला में भेद नहीं मानते, महिला सम्मान, मतलब महिला बराबर नहीं और ज्यादा ऊपर है, मतलब और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो दृष्टिकोण है, या दूसरी प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं आप, की प्रकार से नहीं। तो ये जो बहुलता या विपुलता को जो बहुत बड़ा स्थान है अपनी संस्कृति में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो मानते हैं वही भारत के लोग थे। अब इस दृष्टि से देश के कुछ हिस्सों में अब इस बात से थोड़े दूर चले गए हैं लोग। तो वास्तव में जो करणीय कार्य है उस कि ये जो भाव है, ये जो संस्कृति है जो हमारी पुरानी है, उनकी भी पुरानी है वो, उसके साथ उनको जोड़ना। यस, क्योंकि वो आने वाले दुनिया के लिए भी उत्तम संस्कृति होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और मानव की जाति के लिए। बस यही बात है। इट्स नॉट ये कोई पॉलिटिकल क्या बोलते हैं एजेंडा नहीं, इट्स ए कल्चरल एजेंडा। और है ही ना सनातन से कितना। और शॉर्ट टर्म में अगर आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से है कि हमारे देश के जितने भी ऐसे प्रतीक है उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, हमारी शिक्षा में के द्वारा हमारे विद्यार्थियों को अच्छे मतलब ऐसे महान इतिहास के बारे में पता लगना चाहिए जी। उनको भारतीय ज्ञान के बारे में पता लगना चाहिए जी। हमारे जितने भी अलग अलग जातियों में समाज है तो वो स्थानीय स्तर पर भी एक आना चाहिए जी। तो बहुत सारे है। और इसलिए अगर शॉर्ट टर्म मुझे पूछेंगे तो पर्यावरण के लिए, रक्षा के लिए सबको आगे आना चाहिए, समाज में समरसता के लिए सबको आगे आना चाहिए और ये हमारा मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए कि भाई हम भेदभाव नहीं मानते। हमारे दृष्टि से हमारे परिवार जो है वो हमारी विशेष आधार है हमारी संस्कृति का। उसमें जो भी समस्या है उसे दूर करते हुए फिर से हमें उस स्वरूप में आना है जो दिव्य स्वरूप है उसका। बिल्कुल। तो वो ऐसे कई सारे जो मिशंस है वो हमारे सामने है और उस आधार पर कार्य किया जा रहा है। मैं फाइनल क्वेश्चन के पहले मैं एक लास्ट कमेंट करूंगी, फिर आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि आप जो बोल रहे हैं बस भाषा में अंतर है, लेकिन ये जो वोक इंडिविजुअल्स बोलते ना वो भी यही सस्टेनेबिलिटी शुड बी देयर, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी शुड बी देयर। यू नो, हम तो दशकों से कहते हैं कि प्रकृति और मनुष्य को एक दूसरे के साथ और रिस्पेक्टफुली जीना सीखना चाहिए। तो कितनी एडवांस्ड विचारधाराएं है ये। बस सिर्फ भाषा उनकी आजकल की स्लैंग भाषा हो गई है और आप क्लीन भाषा में बात करते हैं, बट सस्टेनेबिलिटी लाइक यू आर सेइंग, फैमिली स्ट्रक्चर, कितनी स्टडीज हो रही है वर्ल्ड में कि फैमिली इज अ स्ट्रांग इकोनॉमिक यूनिट, कल्चरल यूनिट, सोशल यूनिट। आप वही बोल रहे हैं, राइट? अभी जैसे देखिए जो स्वरूप वोक के नाम पर दुनिया के कई देशों में उभर के आया है, वो उसके पीछे जो उद्देश्य है या जो वो बात बोल रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि वो कोई व्यवस्था नहीं बनाना चाहते, वो अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। और मुझे लगता है वो एक तरह से कैओस फैलाना चाहते हैं, अराजक फैलाना चाहते हैं ताकि कोई व्यवस्था न हो। और उसके विक्टिम कौन है? तो उसके विक्टिम हमारे बच्चे हैं जो विक्टिम बन रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में। वो विक्टिम कौन है? महिलाएं हैं क्योंकि कोई भी पुरुष अगर खुद को महिला घोषित करके उनके क्षेत्र में जाएगा, इट्स अ वेरी डेंजरस, मतलब ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी या प्राइवेट स्पेस का ब्रीच है। तो मुझे लगता है कि they are not true to their statements absolutely actually absolutely. And so it will not benefit neither them or neither the society nor society. Yes, final so don't compare with no vokes at all. Want. Yes, final question Sunil ji, भारत का फ्यूचर क्या है? What is the future of Bharat and why the youth should be
ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ द कंट्री? नहीं, भारत का जो भविष्य फ्यूचर है बहुत ही ब्राइट है और अब उस दिशा में गाड़ी चल पड़ी है। और मुझे लगता है हमारे सारे यूथ उस गाड़ी में केवल बैठे नहीं है, वो गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो जब हमारे देश के इतना जो यूथ गाड़ी को किसी को ड्राइव करते तो आपको पता है उसकी स्पीड क्या होती है। और लोग सोचते हैं कि वो शायद ठीक ड्राइव नहीं करेंगे, लेकिन मैं देखा है कि वो सही तरीके से ड्राइव करते हैं क्योंकि दे हैव द कंट्रोल्स। तो मैं उस ड्राइव को देख रहा हूं। जैसे हमारे 26 जनवरी को हमारे जो यूथ है एयरफोर्स के, वो जिस तरह से जहाज ले जाते, तो मुझे लगता है ये हमारे यूथ देश को भी उसी तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। दे एस्पायर और उसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से स्टार्टअप हो रहे हैं, जिस तरीके से हर मंदिर को लोगों ने अच्छा बना दिया है, बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैंने 22 जनवरी को देखा हर मंदिर के लोगों ने सफाई की, उसमें यूथ शामिल थे। तो वो एक तरीके से हमारा यूथ कैसा है, वो एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर भी बना रहा है, एक तरफ चांद पे भी पहुंच रहा है। बिल्कुल। तो ये जो उसका कॉम्बिनेशन है, और वो देश उसके साथ और एक प्लस क्या है कि वो अब हमारे पास्ट को भी जान रहा है। और वो क्योंकि दुनिया में बहुत गया है और एक एक जनरेशन बीत चुका है, उसने दोनों कंपेयर करके प्रैक्टिकली देख लिया है कि क्या चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो अभी तक जो डेवलपमेंट्स के नाम पर जो डेवलपमेंट हुई है, उसमें ज्यादातर जो टेक्नोलॉजीज आती चली गई, उस पर हमारे यूथ अपने कल्चर का एडजस्ट करते चले गए या उसी क्रेज में चलते गए। अब जो हमारे देश का यूथ है वो कल्चर को भी समझ रहा है, टेक्नोलॉजी को भी समझ रहा है, तो वो इकोनॉमी को भी समझ रहा है। तो वो ऐसा फ्यूचर सेट करने के लिए तैयार है कि जिसमें टेक्नोलॉजी विल नॉट राइड ओवर अवर कल्चर बट अवर कल्चर विल राइड ओवर द टेक्नोलॉजी। तो कल्चर, टेक्नोलॉजी तय नहीं करेगी हमारा कल्चर कैसा होगा, हमारा कल्चर हम तय करेंगे और उसके अनुसार हम टेक्नोलॉजी का निर्माण करेंगे, यूज करेंगे या निर्माण करेंगे, चॉइस करेंगे जी। तो ये जो चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, चॉइस ऑफ कल्चर नहीं है, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर वी विल चूज द टेक्नोलॉजी। एक्सीलेंट। तो ये जो हमारे देश का यूथ का जो मतलब दिशा है वो बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है इससे हम अपने उस पुरातन बहुत सुंदर ऐसे मूल्यों को भी देखेंगे। एंड सो जो आज वेस्ट में जो भी टेक्नोलॉजीज या नया साइंस आया है उसको भी जोड़ेंगे। सो इट विल बी जो विवेकानंद कहते थे कि वी हैव टू मेक सम न्यू कॉम्बिनेशंस, जो कहीं नहीं है, ऐसा एक नया कॉम्बिनेशन। तो वो मुझे लगता है भारत होगा, जिसमें दुनिया का सब बेस्ट, हमारे पास्ट से भी बेस्ट लेंगे, वेस्ट से भी बेस्ट लेंगे और नया अपना उसमें ऐड करेंगे। एंड भारत विल राइज, और उससे भारत बनेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद। आई होप कि बहुत सारे लोग इस चर्चा से प्रभावित हो और बेनिफिट करें और उनके काफी सवाल के उनको जवाब मिल पाए। और मैं सारे युवाओं को बहुत सारी उनके ऊपर विश्वास व्यक्त करना चाहता हूं, भरोसा, और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि वो आगे बढ़े। जी, धन्यवाद।